Hello students. In this chapter, that is how do organisms reproduce, here is some notes which are not there in NCERT book. You copy it down and try to understand. It's just revision because I have already discussed about the importance of DNA. As you know, DNA acts as the blueprint which decides the body design, and hence a particular species is having its own body design for its identification. So let's see DNA duplication or replication during cell division. How the cell is dividing. Cell divides to form from one cell to two cell, as you can see, from one cell to two cells in stepwise process. The very important event of that is the duplication of DNA. You can see double standard structure of DNA. As in last class I told you that DNA duplicates in such a way that the two strands of DNA get separated from each other, and each of the strand gets copied by the chemical reaction known as DNA duplication. Here we can see that red colored structure is the newly formed DNA strand which is being copied on the basis of original strand which I have made black color. Okay. After duplication is over, two DNAs get separated. Remember, both the DNAs are duplicate copy of each other, and the cell gets divided. You can say the cell is dividing. इससे cell divide करता है, and ultimately two cells are produced from a single cell, and both the cells are having the same copy of DNA. तो एक सेल से दो सेल हुआ, अब दो से चार सेल होंगे, इस तरह से बढ़ता जाता है. अब ये जो प्रोडक्ट सेल्स हुआ वो फिर डिवाइड करेगा. वो जब डिवाइड करेगा तो उसके दोनों स्ट्रैंड एक बार फिर, आप देख रहे हो कि इसके दोनों स्ट्रैंड एक बार फिर कॉपीड होंगे. तो ब्लैक वाला ओरिजिनल है, ओरिजिनल में अब एक रेड है. तो इस तरह से एक सेल से अब एक सेल से दो सेल बने, और दो सेल से अब चार सेल्स बन रहे हैं. उसी तरह 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से सेल्स डिवाइड करते जाते हैं. लेकिन जितनी बार सेल डिवाइड करता है हर बार DNA डुप्लिकेट करता है, इसलिए हर सेल में DNA डुप्लिकेटेड यानी सेम होता है. अगर DNA सेम हो तो इस सेल से बनने वाला बॉडी जो है उसका डिज़ाइन भी सेम होगा. ठीक है. तो हाउ डू DNA वर्क इनसाइड द सेल, यह भी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि DNA काम कैसे करता है. तो सेल के अंदर जो DNA है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो DNA सेल में काम करता है प्रोटीन्स के जरिए. DNA में सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं, और जब जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो इन्फॉर्मेशन डिकोड होता है मैसेंजर RNA नाम के मॉलिक्यूल में, या सिर्फ RNA कह सकते हो. RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल के रूप में जो मैसेज है DNA का वो डिकोड हो गया. ओके. सारे मैसेजेस एक साथ नहीं, जब जिस मैसेज की ज़रूरत होती है वो मैसेज डिकोड होता है. ये मैसेज प्रोटीन बनाता है. तो DNA से RNA बनने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ओके. RNA जब इस मैसेज को प्रोटीन में बदलता है तो प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी जेनेटिक मैसेज ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन.
और हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं, बॉडी का जो डिज़ाइन है वो प्रोटीन की वजह से ही होता है। तो अल्टीमेटली जैसा इन्फॉर्मेशन होगा उसी हिसाब का डीएनए बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा, और वैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। तो जो भी सेल्यूलर फंक्शंस हैं, जो भी बॉडी का डिज़ाइन है, वो ये प्रोटीन तय करेगा। ठीक है। Now DNA molecule of every species is different in terms of the genetic messages it contains. ह्यूमन बीइंग है, सपोज मैंगो है, सपोज कॉकरोच, डॉग, कैट, ये सारे स्पीसीज़ हैं। हर स्पीसीज़ का डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो स्पेसिफिक होता है, क्योंकि उसमें जो जेनेटिक मैसेज है वो एक दूसरे से मिलता नहीं है, स्पेसिफिक है, डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। Has the set of proteins found in different species also vary? अगर डीएनए वेरी करेगा तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी वेरी करेगा। दिस इज द रीज़न ऑफ डिफरेंसेस इन बॉडी डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इसी वजह से ह्यूमन बीइंग अलग दिखता है, डॉग अलग दिखता है, मैंगो अलग दिखता है। तो ये सारे जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग स्पीसीज़ के, वो अलग इसलिए हैं कि उनका डीएनए अलग है। Likewise, similarities in body design of the members of the same species are due to duplication of DNA in product cells. अभी पिछले डायग्राम में मैंने दिखाया कि एक सेल से 2 सेल बनता है तो डीएनए डुप्लीकेट करता है, 2 से 4, 4 से 8. So in all the product cells, the DNA received is the duplicate copy of the फर्स्ट सेल, दैट इज़ पैरेंटल सेल। ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, हजारों, लाखों, करोड़ों, जितने भी संख्या में उस सेल से सेल बनेंगे, सारे सेल्स में उसी डीएनए का डुप्लीकेट कॉपी होगा, तो सेम डिज़ाइन बनाएगा। इसलिए दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सभी का बॉडी डिज़ाइन सेम है, क्योंकि वो एक ही तरह का डुप्लीकेटेड डीएनए से बना हुआ है। So individual differences between one human to the other are due to variations. अब पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वेरिएशन भी होता है। You look different from your brother, from your sister, from your parents. एक ही फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ तो होती हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस होते हैं। तो इस डिफरेंसेस का क्या कारण है? देखो, सिमिलरिटीज़ का मतलब हो गया बॉडी डिज़ाइन। हर ह्यूमन बीइंग के 2 आँख, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, ये जो कॉमन फीचर्स हैं इसको बॉडी डिज़ाइन कहते हैं। लेकिन वन ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, चाहे वो स्किन का कलर हो या देखने में हो या बाल हो, तो ये जो डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशंस। तो ये वेरिएशंस कैसे होता है एक ही स्पीसीज़ में, ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वेरिएशंस होता कैसे हैं। व्हेन डीएनए मेक्स इट्स कॉपी, since copying of DNA, which is also known as DNA duplication or DNA replication, is a biochemical process. DNA से DNA बनना एक स्टेप वाइज कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस जो है या कोई भी रिएक्शन या कोई भी काम दुनिया का 100% एक्यूरेट नहीं होता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। अब वो प्रॉब्लम ज़्यादा ड्रास्टिक हो या उतना इम्पॉर्टेंट ना हो वो अलग बात है, लेकिन रिएक्शंस में जो भी कमी रह जाएगी, जो इनएक्यूरेसी या जिसको कहते हैं एरर्स और मिस्टेक्स, तो डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है तो उसमें थोड़े बहुत मिस्टेक्स रह जाते हैं। सच वेरिएशंस एक्यूमुलेट generation after generation to bring about significant change in the species needed for evolution. अब एक डीएनए जब पहली बार डुप्लीकेट कॉपी बनाया तो एक सेल से 2 सेल बना। सपोज मान लिया कि उसमें एक मिस्टेक हो गई, ओके, एक मिस्टेक हो गई। अब 2 सेल से जब 4 सेल बनेंगे फिर डीएनए डुप्लीकेट करेगा, तो ये जो मिस्टेक हो गई वो तो एज इट इज़ रह गया, वो तो कॉपी हो जाएगा। अब चारों सेल में वो मिस्टेक कॉपी होकर चला गया, तो एक मिस्टेक तो पहले से था और दोबारा जब 2 से 4 बन रहा था उस समय भी मान लो एक और मिस्टेक हो गया,
तो उन चारों सेल में अब दो मिस्टेक्स हैं। पहला जो मिस्टेक कॉपी हुआ और दूसरा नया मिस्टेक हुआ। तो इस तरह से जब एक सेल से कई सेल्स बनते हैं तो हर बार कम या ज़्यादा कुछ मिस्टेक्स होते रहते हैं और वो जो मिस्टेक्स है कॉपी होता जाता है और कुछ नए मिस्टेक्स ऐड होते जाते हैं। इस तरह से कई जनरेशन्स के बाद उसमें कुछ ऐसी चेंज आती है जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट चेंज और द चेंज विच इज़ विजुअलाइज्ड, जो हम देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा चेंज आ जाए जो उस स्पीसीज़ को और बेहतर सरवाइव करने में मदद करे, तो यहाँ हम कहते हैं इवोल्यूशन। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है बैक्टीरिया का, कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी गर्म हो जाता है तो उसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उसमें वो बैक्टीरिया जिसके डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से वो हीट रेसिस्टेंट यानी हीट को बर्दाश्त कर सकता है, ऐसा बैक्टीरिया अगर है, बेशक वो फ्यू हों, ठीक है, बहुत कम नंबर में हों, तो वो उस हीट को बर्दाश्त करेंगे और सरवाइव करेंगे, और बाकी के बैक्टीरिया वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से मारे जाएंगे। तो बैक्टीरिया टोटल ख़त्म नहीं हुआ, ये कुछ बैक्टीरिया जो हैं उस स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी बैक्टीरिया का वो स्पीसीज़ अब भी जिंदा रहेगा। तो इसको कहते हैं इवोल्यूशन। तो अगर सारे बैक्टीरिया एक से होते तो सारे मर जाते, चूँकि उसमें वेरिएशन है इसलिए बच गया। तो इसी तरह से इवोल्यूशन होता है। इससे पहले कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करें, एक बात मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को अबाउट सेल डिवीज़न। क्लास 9 में आपने सेल तो पढ़ा है, बट सेल डिवीज़न ये पार्ट नहीं था, जिसको समझना ज़रूरी है ताकि आप असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस को समझ सको और वेरिएशंस कितनी वजह से होती हैं ये भी समझ सको। तो देर आर टू वेज बाई विच सेल डिवाइड्स, वन इज माइटोसिस, अदर इज मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम remains the same in product cell as that of parent cell. पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का जितना नंबर होगा, यू अंडरस्टैंड क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, क्लास 9 में आपने पढ़ा। क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ डीएनए। तो जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं इसका मतलब हम डीएनए की बात करते हैं। क्रोमोसोम डुप्लीकेट होना यानी डीएनए डुप्लीकेट होना। तो हमारे अंदर जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के रूप में है, और क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो हर स्पीसीज़ में ख़ास होता है, स्पेसिफिक होता है। हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, मैंगो प्लांट हो, रोज़ प्लांट हो, पी प्लांट हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके क्रोमोसोम्स विशेष हैं, उनका नंबर फिक्स्ड है, उसका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, सब कुछ फिक्स्ड है। उसमें अगर कोई चेंज आएगा इसका मतलब ऑर्गेनिज्म में चेंज आ जाएगा। तो खैर, मैं ये बता रही थी कि पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा प्रोडक्ट सेल्स में वही होगा, यानी इक्वल होगा। ऐसे सेल डिवीज़न को कहते हैं माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीज़न। यहाँ मैंने आपको दिखाया कि पेरेंट सेल, जिसको मदर सेल भी कहते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर है 2n। ये जब डिवाइड करता है तो 1 से 2 सेल्स बनते हैं, और आप देखो इन दोनों सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 2n। यानी जैसा पेरेंट में था वैसा ही प्रोडक्ट या डॉटर सेल्स में भी है। तो पेरेंट सेल में थे 2n, डिवीज़न ख़त्म हो जाने के बाद जब 1 सेल से 2 सेल बना तो 2n का 2n। इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि डीएनए डुप्लीकेट कर गया, तो दोनों सेल में बराबर बराबर डिवाइड हो गया। दूसरा डिवीज़न जो है उसको कहते हैं मियोसिस या रिडक्शनल।
जैसा कि नाम बताता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स रिड्यूस्ड। तो कैसे रिड्यूस करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोडक्ट सेल्स गेट्स रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितना है प्रोडक्ट सेल में उसका हाफ हो जाएगा। तो पेरेंट सेल में 2n है, तो डिवीजन के बाद ये n हो जाएगा। आप देख रहे हो 2n से n हो गया। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम से 1 सेट हो गया। तो ऐसे सेल डिवीजन को कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो ये 2 तरह के सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है? Mitosis takes place in body cells for growth and development and repair also, and also for asexual mode of reproduction. एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, इसका मतलब उसका बॉडी बढ़ रहा है, क्योंकि उसके जो बॉडी के सेल्स हैं वो माइटोसिस से डिवाइड कर रहे हैं। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, आपका कहीं बॉडी पार्ट्स कट गया तो वो घाव भर जाता है, तो वहाँ पर भी नए सेल्स बन रहे हैं, वो भी माइटोसिस से बन रहा है। तो बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ये सब माइटोसिस से होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इतना जान लो कि असेक्सुअली अगर कोई रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें भी टाइप ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस ही होता है। ठीक है, तो माइटोसिस किस लिए है? बॉडी सेल्स के लिए है, क्योंकि ये बॉडी सेल्स में होता है माइटोसिस, और इसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मियोसिस। मियोसिस टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जहाँ पर फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने क्लास 8 में पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स जरूर बनेगा, चाहे मेल गैमेट बने या फीमेल गैमेट बने। तो जब ये गैमेट बनेगा तो मियोसिस से बनेगा। रिमेंबर, गैमेट जब बनेगा तो मियोसिस से बनेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल में क्रोमोसोम का नंबर होता है 2 सेट्स यानी 2n, और गैमेट में होता है n यानी 1 सेट। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन मैन, ह्यूमन बीइंग, मेल हो या फीमेल हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन मैन और ह्यूमन बीइंग इज इन टोटल 46। 46 को हम कैसे लिखते हैं? 2 × 23, यानी 23 टाइप्स के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कहाँ? ह्यूमन बीइंग के सेल में। ह्यूमन बीइंग के सेल में 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हर क्रोमोसोम जोड़े में है, पेयर्स में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 × 23, 2 × 23। तो ये जो 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये ह्यूमन बीइंग का सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ह्यूमन बीइंग के जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें है 23। 24 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, अगर होगा तो गड़बड़ है। ओके, फिक्स्ड 23। दुनिया का कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसके सेल में 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, जिसका शेप, साइज़ वगैरह डिफरेंट होगा। अलग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 23 टाइप्स को। हर टाइप का जोड़ा है, यानी जैसे मोजे, जूते आपको जोड़े में मिलते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम्स भी जोड़े में मिलते हैं। इसलिए हम लोग लिखते हैं 2n यानी 2 × 23 ह्यूमन बीइंग के केस में। अब अगर ये पी प्लांट होगा तो उसमें अलग होगा। ठीक है, पी प्लांट में क्रोमोसोम्स का नंबर है 7, तो हम लिख लेंगे 2 × 7। ठीक है, 2 × 7 लिखेंगे। चिंपैंजी में है 48 यानी 2 × 24। तो हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो भी होता है वही उसका सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमन बीइंग में 23 इज़ द सेट ऑफ क्रोमोसोम।
तो हमारे बॉडी के हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर है 2 × 23 या 46। लेकिन जब रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब एग्स यानी फीमेल गैमेट, स्पर्म्स यानी मेल गैमेट बनेंगे, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर होगा 23 यानी एक सेट, जिसको हम कहेंगे n। 23 यानी n। सो n represents set of chromosomes. n represents set of chromosomes found in an organism. अगर सिर्फ n है तो इसको कहते हैं हैप्लॉयड। इसको क्या कहते हैं? हैप्लॉयड। जैसे गैमेट्स आर हैप्लॉयड। 2n represents pairs of chromosomes और 2 sets of chromosomes। अगर हम 2n लिखते हैं तो है डिप्लॉयड। डाई मतलब 2, हैप्लॉयड का मतलब n, डिप्लॉयड का मतलब 2n। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के गैमेट में होता है हैप्लॉयड और बाकी पूरे बॉडी में होता है डिप्लॉयड 2n। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लोगे अलग से। मैं अलग से इसका स्नैप भी भेज रही हूँ, इसको समझ लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू।